हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, शानदार, मस्त, जबरदस्त। हाय तुषार, शुभम, उत्कर्ष, अभिलाष, समीर, प्रतिज्ञा, योगी, तनिष्क, समीर, सैयद, कृष्णकांत। कैसे हो आप लोग? पुनीत, मणिकांत, गौरव, कुशाग, कौशव, देवराज, समय, जैद, हितेंद्र, राकेश, सरमन, गुड, दिव्यांशी। बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। चलिए, कुछ होमवर्क था क्या? एनी होमवर्क? कुछ होमवर्क था? कल वाला होमवर्क डिस्कस होगा? यस, करेंगे ना? चलिए। हाँ जी। फुल शीट 66 से 77 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70। माइक ऑन है भाई? एक मिनट, माइक ऑन है क्या? एक मिनट पूछ लेता हूँ। आवाज देख लीजिए एक बार, वीडियो ऑडियो। बाकी बच्चों को तो आ ही रही है आवाज। हाँ भाई, एम आई ऑडिबल और नॉट? ऑडिबल हूँ। 66 से 77 है ना? माइक ऑन है, गुड गुड, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 68। पॉइंट चार्ज क्यू, मास दिया है, एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम आवर स्टेट in finite long uniformly charged wire. If the charge particle released there, find speed when it is at a distance of 40। देखिए, यहां पर एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है और इससे यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है। डिस्टेंस दे रखी है आपको कितना? 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। तो यहां पर फोर्स एफ होता है क्यू इंटू ई। ई कितना होता है? 2 k लैम्डा बाई आर। तो यहां पर पॉइंट चार्ज क्यू है, मास दे रखा है, एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ 100। तो ये फोर्स जो है इट इज 100 न्यूटन, ये दिया हुआ है ना? तो यहां से 2 k लैम्डा क्यू की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 100 इंटू आर। आर कितना है? 0.2। इट इज 20, तो इसकी वैल्यू 20 आ गई। 20 न्यूटन मीटर, है ना? ऐसा कुछ हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, यहां से पार्टिकल को रिलीज किया है और ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचता है, तो ये दूरी कितनी है? 0.4। तो ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो हम लगाएंगे क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। तो के आई कितना है? 0। यू आई कितना है? क्यू इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट ए। के फाइनल आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और ये आएगा क्यू इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो इसको ले जाइए। तो हम जानते हैं क्यू टाइम्स ऑफ वी ए माइनस वी बी बराबर आएगा हाफ एम वी स्क्वायर। और ये वी ए माइनस वी बी होता है कितना? 2 k लैम्डा एल एन ऑफ आर बी डिवाइडेड बाई आर ए, हाफ एम वी स्क्वायर।
2k लैम्डा इंटू क्यू की वैल्यू आप निकाल चुके हो 20. पुट द वैल्यू, यू गेट द आंसर. ठीक है भाई, डन. क्वेश्चन नंबर 74. 70 भी पूछ रहे हो. 70 देख लेते हैं. स्मॉल बॉल ऑफ मास दिया है, हैविंग अ चार्ज इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.8. Identical ball having the same charge is kept at the point of suspension. Determine the minimum horizontal speed which will be imparted to the lower ball so that it may complete a vertical revolution. तो ये क्वेश्चन जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है. तो यहाँ पर एक पार्टिकल यहाँ पर है और एक पार्टिकल यहाँ पर है ना, और ये चार्ज भी पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव. इसको कितनी वेलोसिटी दी जाए जिससे कि पूरा चक्कर लगा ले. तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट होता है. ये इस प्रकार से जाएगा 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 और यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेगा. तो देखो इसमें पहली बात तो इसका अगर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पर एफबीडी बनाएंगे तो इसका वेट नीचे लगेगा mg और यहाँ पर ऊपर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स Fe. तो मास कितना दे रखा है इसका, मास इस कितना है 72 10 की पावर -3. तो 2 10 की पावर -3 इंटू 10 दैट इज 0.02 न्यूटन. ये फोर्स mg है और इलेक्ट्रिक फोर्स Fe होता है k Q1 Q2 Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर. तो k है 9 इंटू 10 की पावर 9. चार्ज कितना दे रखा है 1 माइक्रो कूलम. तो 10 की पावर -6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R. R कितना है 0.8 का स्क्वायर. तो Fe बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाई 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 आ गया. तो कितनी बार 10 की पावर -3. तो देखो ध्यान से देखिए यहाँ पे mg फोर्स जो है 0.02 है. ये जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या कहते हैं 0.02 से कमी आएगी. तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लो ये पॉइंट ए है तो पॉइंट वेलोसिटी वी ए मान लेते हैं, यहाँ वेलोसिटी वी भी मान लेते हैं. तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन को क्या कर देंगे 0 कर देंगे. वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कॉन्सेप्ट होता है ना. तो आप लगाइए हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 कैसे कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो mg फोर्स नीचे लगेगा और Fe फोर्स ऊपर लगेगा. तो mg माइनस Fe जो कि ऊपर निकाल चुके बराबर आएगा mvb स्क्वायर बाई r. r मतलब ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है. तो ये इक्वेशन 1 है और इसमें ए और बी में लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम. तो KI प्लस UI बराबर KF प्लस UF. तो KI हमारे पास है हाफ mVA स्क्वायर है ना, और UI इसी को रेफरेंस मान लेते हैं तो उसको 0 बोल देंगे और K फाइनल कितना आएगा हाफ mVB स्क्वायर और U फाइनल हो जाएगा mg इंटू 2r. r क्या है डिस्टेंस, यानी ये r है और ये r है. ऐसा कुछ कर लेंगे. ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लीजिए व्हाटएवर जो भी करना चाहे. तो यहां पर VB की वैल्यू रख दीजिए तो आपका VA आ जाएगा. समझ में आ गया भाई, लिख लीजिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 67 भी देख लेते हैं. 67 देख लेते हैं क्या है. 3 charges 0.1 coulomb each are placed on the corner of an equilateral angle of side 1 meter. If the energy is applied to this system at the rate of 1 kilowatt, how much time would be required to move one of the charge onto the midpoint of the line joining the other two. देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ. ये चार्ज Q, यहाँ पर भी Q और ये यहाँ पर भी Q. इस चार्ज को उठा के मुझे यहाँ रखना है.
तो चार्ज यहां से जब यहां आएगा तो इस सिस्टम की पहले यूआई निकालते हैं। यूआई यूआई कैसे निकाले? इसके कारण एनर्जी, इसके कारण एनर्जी, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई ए। इस कॉम्बिनेशन का भी के क्यू स्क्वायर बाई, तो बेसिकली 3 के क्यू स्क्वायर बाई। चेक कर लेना भाई। शिवा तिवारी जी, होमवर्क नहीं किया है? क्यों बताना चाहते हो कि आपने होमवर्क नहीं किया हुआ है ना? अभिनव जी, सर डाउट क्लास, रोज तो क्लास डाउट क्लास होती नहीं है, पहली बार आए हो आप तो यहाँ पर। भाई कुछ होमवर्क देंगे तो डिस्कस नहीं करना होता है क्या? क्या चाहते हो ना डिस्कस किया जाए? ये सब आके लोग करते हैं, केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ा के निपट जाए, मतलब फील गुड दे दो, है ना? तो यही चाहते हो ना, फील गुड, कि फील गुड मिलता रहे यार, कुछ डिस्कशन होना नहीं चाहिए जिंदगी में। हाँ नहीं, मैं तो करूंगा ही डिस्कस, करिए क्या, मैं तो करूंगा ही करूंगा। बट ऐसे क्वेश्चन क्यों करते हो भैया? मतलब ऐसे क्वेश्चन वो लोग करते हैं जिनको मतलब केवल टाइम पास करना होता है। सुमित राजेंद्र देशमुख, सर आएगा, पढ़ाओगे कि नहीं? अरे वाह, क्या बात है। मतलब क्या ये जो ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ? मतलब आप जो अभी चल रहा है ये पढ़ाई नहीं चल रही है, टाइम पास चल रहा है, ये बताइए सुमित राज जी। ये चल रहा है क्या, पढ़ा, ये टाइम पास चल रहा है? बताइए, क्या ये टाइम पास कर रहा हूँ क्या मैं? जोक मार रहा हूँ क्या? आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ भाई, है ना? जैसा कि मैंने सुना है कि बाकी और भी जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, बट मुझे ऐसा सुनने के आश्चर्य हुआ कि वहाँ पे डिस्कशन ही नहीं होता है ना? तो भैया वो तो नहीं हो पाएगा यहाँ पर। यहाँ तो पढ़ाएंगे भी, होमवर्क भी देंगे और डिस्कशन भी होगा, है ना? और डिस्कशन नहीं कर पाए तो वीडियो सोल्यूशन देंगे, दोनों में से एक काम होगा, या तो वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा या डिस्कशन होगा। परेशान मत होइए, टाइम वेस्ट कुछ नहीं होता बेटा, टाइम कुछ नहीं होता है। इन लोगों को भी कभी कभार जरूरत होती है कि भाई बता दूं, मैं टाइम वेस्ट वाली बात नहीं है, इनको बताना पड़ता है। समझ गए भाई? तो इसका 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 तो 3 के क्यू स्क्वायर आएगा। अब ये चार्ज उठा के यहाँ रख दिया, तो यू फाइनल निकाल लीजिए। तो ये दूरी है a/2, ये है a/2, तो इस कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो के क्यू स्क्वायर बाई दूरी है a/2, इसका भी वही हो जाएगा, ट्वाइस कर दीजिए, ये और ये, और फिर ये और ये, तो प्लस आएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए। ये समझ में नहीं आया? तो इनिशियल फाइनल एनर्जी निकाल ली, तो पावर दे रखा है, तो पावर पी हो जाएगा डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कैसे निकालोगे? डेल्टा यू डिवाइड बाई पी, खत्म कर लेना। चलिए और वन पे 74 71 71 वी हैव डन इन द क्लास, ठीक है? चलिए और बोलिए, 74 देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल अलोंग एक्स एक्सिस दिया हुआ है। देखिए यहां पर क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे, तो ये एक रिंग है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है इस प्रकार से। अच्छा, ये तो अगर डायपोल को उठा के हम अपोजिट कर देते हैं, डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं, ये बोला ना, व्हाट इज द बटन। तो देखो ये डायपोल यूं है या यूं है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आएगा? कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आएगा? नो, क्योंकि हम जानते हैं कि जब यूं था तो ये चार्ज जहां थे वही के वहीं रहेंगे, यूं था तो भी चार्ज का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोई चेंज आया नहीं है। जब कोई चेंज नहीं आया है, इसका मतलब क्या हुआ? आपका यू इनिशियल बराबर क्या आएगा? यू इनिशियल बराबर यू फाइनल होगा। तो वर्क डन कितना आएगा? डब्ल्यू एक्सटर्नल विल बी 0। 79 वैन टू कॉन्सेंट्रेट छोड़ दो, भी 79 नहीं करना है।
एक मिनट, कहां तक दिया था मैंने? 77 तक दिया था। कौन लड़का है ये? विक्रम। क्यों भाई इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना? चलिए, इससे समझ में आता है कि कितनी सिंसियरिटी है। चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने, हाँ जी भाई सुमित, बाकी लोग, अब आपकी असली पढ़ाई शुरू हो रही है, अभी तो टाइम पास चल रहा था, अब असली पढ़ाई शुरू कर रहा हूं, है ना? ध्यान रखना। तो यहां पर पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। हम्म तो ये कुछ क्वेश्चन किए थे, फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये सब हो गया था। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब हम बात करेंगे कि अगर एक डायपोल को हमने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कितना फोर्स होगा। डायपोल कैप्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा हुआ है तो क्या होगा? तो अगर मैं कहता हूं कि यहां पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज सम फंक्शन ऑफ आर, और इसमें हमने एक डायपोल को प्लेस कर दिया है, ये डायपोल है। तो हम जानते हैं डायपोल पर यहां पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मैं कहता हूं ये पोजीशन है आर और ये पोजीशन है आर प्लस डी आर, है ना? तो बेसिकली इस पॉजिटिव चार्ज पर आगे फोर्स लगेगा, पॉजिटिव पर आगे फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? ये चार्ज मान लो क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितने पर है? आर प्लस डी आर पर, और इस नेगेटिव पे लगेगा पीछे फोर्स, कितना लगेगा? क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पर? आर पर, है ना भाई? यहां पे वैल्यू आर है, यहां पे आर प्लस डी आर है, ठीक है भाई? तो यहां पर अगर हम बात करेंगे एफ नेट, नेट फोर्स, तो क्यू ई आर प्लस डी आर माइनस क्यू ई आर, ये आ गया। तो इसको ये डिफरेंस, ये हमारा क्या है? नेट फोर्स, यानी इसका फोर्स माइनस ये फोर्स कर देंगे। अब एक काम करते हैं, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं डी आर से और मल्टीप्लाई भी कर देता हूं डी आर से। तो देखो Q को यहां बाहर निकालेंगे तो ई आर प्लस डी आर माइनस ई आर डिवाइडेड बाय डी आर, ये आएगा। और Q और डी आर, तो Q और ये दूरी कितनी है? ये डी आर, तो Q, चार्ज Q और ये डी आर कितना हो जाएगा? ये P हो जाएगा। तो बेसिकली यहां से हमने ये फार्मूला तैयार कर लिया कि जो नेट फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स, अब देखो ये ई आर प्लस डी आर माइनस ई आर डिवाइड बाई डी आर, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा होगा, इसको बोलते हैं हम ये तो P है, तो P टाइम्स ऑफ हो जाएगा डी ई बाई डी आर। तो ये है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डायपोल। समझ में आ गया भाई? डायपोल बहुत छोटा है तो इसको मैंने आर मान लिया, तो इसको मैंने आर प्लस डी आर मान लिया। लेंथ इज वेरी स्मॉल, है ना? थोड़ा मैथमेटिक्स लगाई है जितेंद्र जी, है ना? इतनी मैथमेटिक्स तो आने चाहिए आपको, ठीक है भाई? नहीं माइनस क्यों, हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स की बात करते हैं, आपस के फोर्स की बात नहीं करेंगे। नेट फोर्स जो आएगा
वही आएगा, वो इंटरनल हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? एफ नेट आ गया पी डी ई बाई डी आर, लिख लीजिए। देखिए सीधी बात है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, ई फंक्शन ऑफ आर है, ये पॉइंट मैंने पोजीशन आर मान ली, और इस डायपोल की लेंथ बहुत छोटी है तो इसको मैंने आर प्लस डी आर मान लिया, मतलब इस डायपोल की लेंथ जो है डी आर है। तो यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, आगे कितना लगेगा Q इंटू ई, ई ई की वैल्यू कब है आर प्लस डी आर पर, यहाँ पे पीछे लगेगा Q इंटू ई आर। तो नेट फोर्स कितना का, ये फोर्स माइनस ये फोर्स, डिफरेंस लेंगे तो Q बाहर लेंगे तो Q इंटू और डी आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो Q इंटू डी आर हो गया हमारा डायपोल P, और जो ये नीचे ये दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स से पढ़ रखा होगा, ये डी ई बाई डी आर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हमने कर दिया, तो एफ नेट आ गया पी डी ई बाई डी आर। समझ में आ गया? तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, बट ये फार्मूला कब लगेगा, जब आपका इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग रखा हुआ है। अदरवाइज आपको ऐसे कुछ डिराइव करना पड़ेगा, अगर कोई और दूसरा केस आता है तो यू नीड टू डिराइव दिस फार्मूला अकॉर्डिंगली। लिख लीजिए। केशव गुड, बहुत सही, शानदार, आप सही जा रहे हैं, आप मुंबई आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सही, गुड। पिछले साल ये सब तो पढ़ाया भी नहीं गया था। हाँ जी, लिख लिया भाई, लिख लीजिए। पी डी ई बाई डी आर आ गया, नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। कुछ लोग क्या है, जब क्वेश्चन पूछते हैं मन करता है क्यों पूछ लिया, क्यों पूछ लिया, चुप रहते तो सही रहता, कम से कम पोल तो नहीं खुलती, पूछ लेते हैं तो लगता क्या है यार। चलो कोई बात नहीं। यहां देखिए, ये एक डायपोल है, ये है P, और ये चार्ज है, और ये दूरी रखी R। तो इस चार्ज Q के कारण डायपोल पे कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है, क्वेश्चन है। फाइंड आउट नंबर 1 फोर्स ऑन डायपोल ड्यू टू चार्ज Q। समझ में आ गया? गोलू भाई शायद आप पहले दिन पहले क्लास से लगता है आपका, है ना? गोलू भाई की पहली क्लास है। पहला पार्ट करो, दूसरा पार्ट बाद में करेंगे, लिख देते हैं दूसरा पार्ट पर, बाद में लिखेंगे इसको। चलिए भाई, आ गया आंसर। पोटेंशियल का बैकलॉग रह गया है, तो बताइए आप क्या करना चाहोगे? करोगे भाई, उसका कोई तरीका थोड़ी है ना, करना ही पड़ेगा। कमेंट पहली बार देख रहा हूं गोलू। चलिए 2kp समथिंग आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। पर इसके कारण यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E हम जानते हैं ये होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स हमने निकाला है P डी ई बाई डी आर। तो F बराबर P,
और ई है दिस थिंग के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर लिए तो कितना आएगा के क्यू डी बाई डी आर, कितने का आर की पावर -2। तो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ट्वाइस ऑफ के पी क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू। चेक कर लो भाई, तो माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो फोर्स है वो आगे नहीं लग रहा है, पीछे लग रहा है। समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रिक फोर्स आपका कहां लग रहा है, अट्रैक्टिव है, पीछे लग रहा है। समझ में आ गया? दिस इज अवर मैथड नंबर 1, मैथड नंबर 1 टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैथड नंबर 2, देखिए ये चार्ज क्यू जितना फोर्स इस डायपोल पे लगाएगा उतना ही फोर्स डायपोल लगाएगा इस चार्ज पर, क्योंकि हम जानते हैं ये हमेशा पेयर में होते हैं, एक्शन रिएक्शन होता है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो एक काम करो, इस डायपोल के कारण इस पर फोर्स निकाल लो। तो डायपोल के कारण चार्ज पे फोर्स कितना आएगा, एफ बराबर आएगा क्यू इंटू ई, क्यू इसका चार्ज और इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं ये चार्ज जो है इसके एक्सियल पॉइंट पर रखा हुआ है और एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हो कितना होता है, 2kp बाई आर क्यू। चेक कर लो, वी आर गेटिंग सेम रिजल्ट। समझ में आ गया भाई? लिख ली। पिछला स्लाइड बेटा मत समझो, नियम गुप्ता जी प्लीज डोंट अंडरस्टैंड पिछला स्लाइड, है ना, जो फॉर्मूला है ये समझ लो, क्योंकि भाई अब मैं भैया बार बार मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकता, बार बार मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैथमेटिक्स आपको आने चाहिए, इतना तो मैं जानता हूँ कि इतना थोड़ा बहुत तो आता ही होगा मैथमेटिक्स। अब आपका से वो कैसे आया, ये तो बहुत बेसिक है, मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा आपने, एल हॉस्पिटल रूल होता है, एक रूल होता है ना एल हॉस्पिटल रूल, ये वही है, अलग थोड़ी है। तो इतना तो आना चाहिए यार, आप लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो एंड इतना तो महारत होगी ना। हाँ माइनस साइन देख, माइनस प्लस के चक्कर में पड़ना भाई, माइनस साइन बता रहा है, इट इज अट्रैक्टिव, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया भाई? लिख लीजिए। तो ये है, तो माइनस का मतलब बस अट्रैक्टिव नेचर है, कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगी। थोड़ा कॉमन सेंस जरूर यूज कर लेना बेटा, है ना, बिना कॉमन सेंस के फिर फिजिक्स नहीं पढ़ पाते हम लोग, है ना। हाँ बिल्कुल, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये देखा एमडी ने बोला, ये होता है, ये बच्चे होते हैं पढ़ पढ़ के आते हैं, है ना। चलिए समझ आ गया? चलिए अब ये हमने कर लिया, अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, यहां पर सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है फाइंड फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, समझ में आ गया? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, यस 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 यस, वही सब चीजें। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे करेंगे, देखो इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है P, तो U फॉर्मूला हम जानते हैं, U होता है माइनस P डॉट ई, है ना, माइनस P डॉट ई। तो देखो यहां इसके कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है और P भी आगे है, तो P और E के बीच का एंगल कितना है, 0 है, तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस P इंटू ई, ई कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इट इज माइनस के पी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दैट इज द एनर्जी ऑफ सिस्टम। समझ में आ गया? लिख लीजिए। समझ में आ गया भाई? ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, छाप लीजिए।
U बराबर माइनस पी। ये है हमारा मेथड नंबर 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मेथड नंबर 2, अब एक काम, मेथड नंबर 2 क्या, इसके कारण इसकी एनर्जी निकालो भाई, इसके कारण इसकी निकालो या इसके कारण इसके निकालो, बात एक ही है, इंटरेक्शन एनर्जी की बात हो रही है। तो कितना आएगा भाई, इसके कारण यहां पोटेंशियल, तो U बराबर एक फार्मूला हम जानते हैं Q इंटू वी भी होता है, तो इससे डायपोल के कारण यहां पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो इसके कारण पोटेंशियल कितना आएगा, तो U बराबर आएगा Q, और पोटेंशियल देखिए भाई P आगे है और पॉइंट यहां पे, तो P आगे तो R वेक्टर पीछे की तरफ है, तो फार्मूला पोटेंशियल का फार्मूला हम जानते हैं, V यहां लिख देता हूं, V बराबर होता है K P वेक्टर डॉट R वेक्टर डिवाइडेड बाय R Q, याद है फार्मूला। तो यहां पर देखिए इसके कारण यहां पोटेंशियल निकालना है, तो P आगे है, R कहां है, पीछे है, P आगे है और R कहां है, पीछे है, तो P और R के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो यहां पे V कितना आएगा, कितना आएगा, K P R cos 180 डिवाइडेड बाय R की, cos 180 कितना था, माइनस होता है, U कितना आ रहा है, माइनस के पी क्यू डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। समझ में आ गई भी ये, लिख लीजिए। चलिए लिख लिया, डन डन डन। एक और क्वेश्चन करेंगे यहां पे, यहां पर दो डायपोल रखे हुए हैं, ये डायपोल है P1, ये डायपोल है P2, और इनके बीच की दूरी है R। फाइंड करना है नंबर 1 फोर्स F, नंबर 2 एनर्जी U। तो इनके बीच का फोर्स कितना है वो निकालना है, और एनर्जी निकालनी है। हाँ जी सैफी खान, अब एवरी संडे को क्लास होगी, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कभी कभी टेस्ट भी होंगे संडे को, ठीक है। चलिए कभी कभी टेस्ट भी होंगे, परेशान मत होइए, हम टेस्ट के लिए मौका देंगे आपको। करिए क्वेश्चन, करिए करिए करिए। कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, नो भाई नो, अभी मत करो, अब तो एंड पर आ रहा है चैप्टर, अब क्या स्टार्ट करोगे यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करना है ना, ग्रेविटेशन भी उड़ जाएगा आपका, ठीक है। डायपोल को दो चार्ज करके निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल, मेहनत करना चाहते हो कर लो, किसी किसी ने मना थोड़ी कर रखा है आपसे, अमरीशा मेहनत करने के लिए मना थोड़ी कर रखा है, करो मेहनत, है ना, मेहनत करने के लिए कोई मना ही नहीं है, आप बढ़िया से मेहनत कीजिए। आ गया, कैसे करोगे भाई, P1 के कारण निकालना, तो P1 के कारण यहां पर निकालिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 आगे की तरफ होगी, क्योंकि P1 आगे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे ही होगी। तो हम जानते हैं पहला पार्ट, फोर्स F निकालना है, तो कैसे निकालोगे, P2 इंटू DE1 बाई DR, और E1 कितना है, इट इज 2 KP बाई RQ। तो F निकालना है, FE जो भी बोलते हैं, तो
P2 और इसको डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज 2kp कांस्टेंट है 1/r का डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 3 डिवाइडेड बाई r की पावर 4 चेक करो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं तो -6 ये है P1 6k P1 P2 डिवाइडेड बाई r की पावर 4 ये है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। माइनस मतलब फोर्स किधर होगा अट्रैक्टिव। ये हो गया है ना। तो आप या तो P2 DE1 इससे कर लो या आप P1 DE2 बाई DR से करोगे सेम आंसर आएगा। समझ में आ गया भाई। चलिए ये कर लिया। सेकंड पार्ट यू तो बहुत सिंपल है। माइनस कितना आएगा P2 डॉट E1 बोल दो या माइनस P1 डॉट E2 बोल दो, बात एक ही है ना। तो U निकालते हैं माइनस P2 और E1 की डायरेक्शन भी आ गए तो इनके बीच का एंगल 0 होगा। P2 E1 कितना है 2k P1 डिवाइडेड बाई R3 तो U आपका आ गया -2k P1 P2 डिवाइडेड बाई R3 लिख लीजिए भाई। डन डन डन। सत्यम जी रिवाइज नहीं करोगे तो फालतू के क्वेश्चन पूछोगे, रिवाइज कीजिए, पिछली क्लास में कराया था। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर एक डायपोल ये रहा और एक डायपोल ये रहा। और इनके बीच की दूरी r है। ये डायपोल मान लो P1 है, ये डायपोल P2 है। पॉइंट नंबर 1 F, नंबर 2 U करिए। आ गया आंसर। देखो इसमें यहां पर ये P1 ऊपर है P2 इधर, तो इसको हम फंडामेंटली देखेंगे भाई। इस P1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो किधर आएगी, इधर आएगी, डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और हम जानते हैं यहां पर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, तो पॉजिटिव फोर्स लगेगा नीचे की तरफ Q इंटू ई। अच्छा इसको मैं R मान लेता हूं तो ये पॉइंट R प्लस डिराइव करेंगे है ना, क्योंकि ये एक डिफरेंट के तो E यहाँ आएगा R प्लस DR और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा ऊपर क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। तो Q इंटू ई की वैल्यू R, तो नीचे फोर्स ऊपर फोर्स, तो आपका F नेट अगर निकालेंगे तो नीचे है QE R प्लस DR, ऊपर है QE, डिवाइड कर दो DR से, तो QDR हो जाएगा P, कौन सा P, P2, और ये आएगा इसको DE1 बाई DR है। सेम मैथमेटिक्स लगा दिया हमने है ना, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आने चाहिए, आप इंजीनियर बनने जा रहे हो
तो मैथ्स तो आना चाहिए, बिना मैथ्स के तो कुछ होता नहीं है। तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं E1। तो E1 है के पी बाई आर क्यू, डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना। तो यहां पर नेट फोर्स निकालना है तो डिफरेंशिएट कर देंगे ना। तो P2 के, ये P कौन सा 1 हो जाएगा है ना, P1 के P1 आर क्यू तो आएगा -3 डिवाइड बाई आर की पावर 4। चेक करो भाई, तो नेट फोर्स आ गया -3 टाइम्स ऑफ के P1 P2 डिवाइडेड बाई आर की पावर 4। लिख लीजिए, समझ में आ गया भाई, ये आ गया। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे सेकंड पार्ट, तो वो कितना आएगा, परफेक्ट 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है और आपका डायपोल आगे है, एंगल 90 डिग्री हो गया। ये बात है शानदार, इसको बोलते हैं मस्त बात। जितेंद्र जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप मेहनत करते रहिए, हमें अच्छा लगेगा अगर आपकी रैंक अच्छी आएगी। शानदार, ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। लिख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक आपको याद रखना है। चलिए, तो ये हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात कर लिया। अब हम यहां पे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे और वो है कंडक्टर, जिसकी कई बच्चों ने बोला था कंडक्टर क्या होता है, नॉन कंडक्टर क्या होता है, अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर नॉन कंडक्टर ना हो, कंडक्टर होता तो क्या होता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे जिनको मैंने इग्नोर कर दिया था, है ना। अब आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि अगर जो गोले बनाए थे, सॉलिड स्फीयर बनाए थे, अगर वो आपके कंडक्टर हैं तो क्या है। तो पहली बात समझते हैं कंडक्टर क्या होता है और नॉन कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ में आ गया। तो यहां पर कंडक्टर्स जो है ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं या जिनको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं, वो ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड होते हैं। ध्यान रखना, नॉन कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं वहां पे भी, बट कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता या बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बोल सकते हैं। देखिए, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे कैन रोम अराउंड इनसाइड द कंडक्टर एनीवेयर। तो इलेक्ट्रॉन जो है कहीं भी मूव कर सकते हैं क्योंकि वो फ्री है, समझ में आ गया। तो कंडक्टर क्या है, वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि इनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट, these are the materials which have a large number of free electrons। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ में आ गया भाई, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट। देखिए, अगर मेरे पास यहां पर एक ये कंडक्टर है, तो हम जानते हैं इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर मैं इस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, ई यहां पर क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज है तो हम जानते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, E इंटू ई, E इंटू ई। और ये ऐसा नहीं एक इलेक्ट्रॉन पर नहीं, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब पर ये फोर्स लगेगा। और जब ये फोर्स लगेगा तो उसके कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन भागेंगे यानी कि इस सरफेस पर क्या होगा,
नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा। और जब यहाँ नेगेटिव चार्ज जमा होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा। हम जानते हैं कि इस कंडक्टर पे पहले कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रॉन भागे, कहाँ भागे? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव के कारण, पॉजिटिव नेगेटिव के कारण इसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी। ये है ई इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मतलब इट इज बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड चार्ज, जो चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुए हैं उनके कारण। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर एक और फोर्स लगेगा। कहां लगेगा? इसके अपोजिट। तो ये आगे लगेगा, कितना लगेगा? ई इंटू ई इंड्यूस्ड। देखिए एज लॉन्ग एज जो E इंटू कैपिटल E फोर्स है वो E इंटू ई इंड्यूस फोर्स से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो यहां नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुई है वो भी बढ़ेगी। और एक ऐसा मूवमेंट आएगा जब ये फोर्स आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि ई बराबर ई इंड्यूस्ड। ई यहां पे क्या? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंड्यूस है। तो यानी कि यहां पर ई और ये है, तो यानी कि आपका ई इंड्यूस्ड बराबर क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इक्वल एंड अपोजिट हो गई। इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी तो बोलेंगे कि अंदर अगर मैं बोलता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी आ जाएगी? 0। समझ में आ गया? तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि ई नेट विल बी 0। क्यों? जितने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल थी उतने ही इस इलेक्ट्रॉन जो मूव किए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हुआ, उसके कारण एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उसने एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट कर दिया, तो नेट फील्ड क्या हो गई? 0 हो गई। तो खास बात है कि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर के अंदर हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। कब? अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। बोल रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक, क्या बोल रहा हूं? अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब जब चार्ज जो है रेस्ट पर आ चुके हैं, उस कंडीशन की हम बात करें, तब उस केस में किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड 0 होती है। ये दिमाग में भर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये सेकंड यहां पे हम पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखोगे? सेकंड पॉइंट, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, कॉमा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। समझ में आ गया? ये खास बात है, लिख लीजिए, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जब चार्ज जो है रेस्ट पर आ चुका है, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव जाएगा। जब चार्ज का मोशन बंद हो जाएगा, फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज स्टॉप हो जाएगा, तब हम बात कर रहे हैं अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक। वर्ड मैंने यूज किया क्या? अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। और ये आपको कब होता है? तुरंत होता है। ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे फिर इलेक्ट्रॉन सोचेंगे कि अरे मैं मूव करूं या नहीं करूं, फोर्स लग चुका है तो चलो मूव कर लेते हैं, फोर्स लगाए तो मूव करना ही पड़ेगा, चलो मूव कर लेते हैं, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नहीं, इट विल
ये प्रोसेस जो है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, तुरंत जैसे आपने कंडक्टर को रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वो तुरंत हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? डन डन, चलिए लिख लीजिए फटाफट। चलिए ये सेकंड पॉइंट हो गया, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए, अगर यहां पर ये कोई कंडक्टर है और इसको मैंने कुछ चार्ज दिया, लेट से मैंने कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दिया फॉर एग्जांपल, ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज दिया है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां भागेगा, दूर भागेगा, दूर भागेगा, और दूर भाग के कहां पहुंच जाएगा, कहां पहुंचेगा, सरफेस पे। तो फाइनली आई कैन से दैट, फाइनली आई कैन से दैट finally the charge will be on the surface, चार्ज कहां होगा, सरफेस, यानी कि इसके अंदर चार्ज इनसाइड विल बी जीरो। कब, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी जब आपका क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम आ चुकी है, चार्ज मूव करके बैठ चुके हैं, आराम कर रहे हैं सरफेस पर, तब अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। तो लिख लो यू ई मतलब अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, चार्ज चार्ज इनसाइड, या नेट चार्ज बोल सकते हो आप, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि चार्ज हमेशा कहां रहेगा, सरफेस पर रहेगा, अंदर नहीं रहेगा। दैट इज चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब कैसे भी समझ लीजिए, बस ये होता है। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, नेट चार्ज कितना, जीरो। कैसे, देखिए, हम जानते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। तो अगर मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस ले लेता हूं अंदर, तो इस कंडक्टर के हर पॉइंट पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर मैं यहां गॉसियन सरफेस लेता हूं, तो इस पर मैं गॉस लॉ लगाता हूं, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, जो कि होता है चार्ज इनसाइड बाई एफ जीरो, ये हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। बट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है अंदर, जीरो। किस पर, हर पॉइंट पर जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर जीरो है, मतलब चार्ज इनसाइड भी जीरो होगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम भी हम ये बोल सकते हैं कि ये चार्ज इनसाइड जीरो होगा। समझ में आ गया? ठीक है, लिख लीजिए।
डन। चलिए, तो ये पॉइंट हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है तो हम जानते हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है, अच्छी बात है। चार्ज इनसाइड भी जीरो होता है, बहुत अच्छी बात है। चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस पर ही रहता है। शानदार बात है, अल्टीमेट बात है। तो चार्ज सरफेस पे रहता है, तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो बाहर ही होंगी, अंदर नहीं होंगी। अंदर क्यों नहीं होंगी? क्यों? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो सरफेस के बाहर ही होंगी, अंदर नहीं होगी। और एक खास बात ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। क्या होंगी? परपेंडिकुलर, है ना? तो लिखिए यहां पे अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular, always perpendicular to the surface of conductor। क्यों परपेंडिकुलर होंगी समझते हैं। देखिए, मैंने बोला अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो अगर ये हमारा चार्ज यहां पर है पॉजिटिव वाला, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो फोर्स ऊपर लगेगा, ऊपर लगेगा। तो इस फोर्स का कोई कंपाउंड इधर नहीं आ रहा है, तो ये चार्ज जो है मूव नहीं करेगा। अगर किसी केस में मान लो फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं बता रहा हूं जस्ट फॉर कि भाई मान लेते हैं, अगर मैं कहता हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं होती तिरछी, लेफ्ट से अगर ये तिरछी होती और यहाँ पे हमारा चार्ज है पॉजिटिव, तो चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तिरछी होती, तो इस पर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इधर लगता, और उसका एक कंपोनेंट इसके अलोंग आता और एक इधर आता। जो परपेंडिकुलर है उसके कारण कोई दिक्कत नहीं आती, बट जो अलोंग आ रहा है वो इस चार्ज को मूव करा देता। तो ये चार्ज को मूव करा देता, चार्ज को मूव करा देगा, मतलब फिर ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं रहेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम रहने का मतलब क्या हुआ? यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर किसी एंगल पर होगा तो ये चार्ज जो है रेस्ट पर रह ही नहीं सकता है, ये मूव कर जाएगा। इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया? लिख लीजिए। तो ये खास बात है। अब इसी से हम यहां पर, ये पॉइंट आ गया। अब इसी से एक पॉइंट और समझ में आ रहा है कि देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, तो बताइए अगर मैं एक चार्ज को पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, इसको यहां से मैं यहां ले जाता हूं, यहां ले जाता हूं, यहां ले जाता हूं, तो क्या मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा? डू आई नीड टू डू सम वर्क while moving along the surface? समझ में आ गया? तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो कंडक्टर का जो सरफेस है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। कब? अंडर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, सरफेस ऑफ
conductor is an equipotential surface. तो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम सरफेस ऑफ कंडक्टर क्या होगा? एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. और एक और खास बात, अगर मैं चार्ज पॉजिटिव को अंदर ले जाता हूं तो अंदर जाते हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0. तो क्या अंदर जाने पे मुझे कोई और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा? क्या मुझे अंदर ले जाने में क्या कोई वर्क करना पड़ेगा? नो. तो अंदर ले जाने में मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, मतलब इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा. तो नॉट ओनली सरफेस, थ्रू आउट द बॉडी हर पॉइंट का पोटेंशियल इज गोइंग टू बी सेम, है ना? हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा. कब होगा? यूईई, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम potential of all points inside the conductor will be same throughout. समझ आ गए? Under electrostatic equilibrium, potential of all points inside the conductor will be same throughout the conductor. Throughout the conductor. लिख लीजिए. समीर जी, मैंने आपको बता दिया, लिखवा दिया डेफिनेशन कि ऐसे मटेरियल जिनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कंडक्टर बोलते हैं, समीर वर्षी जी. अब आप फालतू में एक्सेप्शन की बात मत कीजिए. समझ में आ गया? बस इतना समझ लीजिए. इसके अलावा जो आपको है उसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो कंडक्टर होगा, नहीं है तो नहीं होगा. समझ में आ गया भाई? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको इसका ध्यान रखना है. लिख लीजिए. डन. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया. अब ये जो मैंने बेसिक लगाए इसी बेसिस पर हम बिल्डअप करेंगे. ठीक है, चलिए. अब हम बात करेंगे कि कोई कंडक्टर है, उसके सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है. देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो लेट्स से आई हैव अ कंडक्टर लाइक दिस. ये कंडक्टर दिया हुआ है. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं. मैं सारी लाइनें बता रहा हूँ, कुछ लाइन बता रहा हूँ. एंड आई नीड टू फाइंड
इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड दिस पॉइंट, है ना, ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट मान लेते हैं P, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हाउ विल अप्रोच इट, समझते हैं। तो मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस लूंगा। तो गॉसियन सरफेस कैसे लेंगे, एक इस प्रकार से यहां पर मैं एक सिलेंडर ले रहा हूं, इस प्रकार से मैं एक बिछा हुआ सिलेंडर ले रहा हूं, है ना। तो इसमें ये सरफेस है और एक सरफेस ये है। इस सरफेस का अगर एरिया मान लो A है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से बाहर निकल रही हैं, तो इस पर हम लगाएंगे गॉस थ्योरम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E और ये एरिया, तो इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पर E इंटू A, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस फ्लैट सरफेस जो बाहर की तरफ है। और अंदर हम जानते हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। तो अंदर जो फ्लैट सरफेस है उससे कोई फ्लक्स नहीं होगा। और एक सरफेस कौन सा है, कर्ड वाला। समझ आ गया। तो कर्ड वाला है उससे कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आ गया। दैट इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर अगर मैं ये बोलता हूं चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसके थ्रू जो आपने सिलेंडर लिया है यहां पर भी तो एरिया वही होगा। तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा इनटू ए, दैट इज द चार्ज इनसाइड, डिवाइडेड बाय F0। तो यहां से सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय F0। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर। समझ आ गया क्वेश्चन, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये आ गया। और सिग्मा यहां पर ध्यान रखना, सिग्मा जो है इसको बोलते हैं लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गया भाई, लोकल सरफेस चार्ज, यस जैद अहमद बिल्कुल सही बोला आपने। दिस इज जस्ट डबल ऑफ नॉन कंडक्टिंग, बिल्कुल सही बोला, है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। हाँ, थिन शीट का डबल आ रहा है, बिल्कुल समझ आ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए। सिग्मा है, इसको बोलते हैं लोकल सरफेस है। लोकल मतलब इस पॉइंट पर, क्योंकि हम जानते हैं हर सरफेस की बात करेंगे, हर पॉइंट पर सिग्मा की वैल्यू सेम नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिए। ये कहां पर है, ई ए, अरे भाई साहब थोड़ा पेन चला लिया करो। ए से ये ए उड़ जाएगा, ए का क्या हुआ, ए उड़ गया, ठीक है भाई, हो गया भाई, डन। चलिए ये हो गया। अब मैंने ये यूवर्ड किया लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या चीज समझते हैं। देखिए अगर मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, यहां पे मैं पॉइंट ले रहा हूं ए, यहां पे मैं पॉइंट ले रहा हूं बी, यहां मैं पॉइंट ले रहा हूं सी। पॉइंट ए का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए है, यहां पे सिग्मा बी है, यहां पे सिग्मा सी है। तो बेसिकली यहां पे जो सिग्मा होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। आर सी मतलब आर सी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कि यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका गोला ऐसा बन जाएगा,
इनफैक्ट छोटा बनेगा इसका भी, ऐसा कुछ बन जाएगा। यहां पर गोला बनाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पर गोला बनाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो बेसिकली सबसे कम रेडियस कहां पर है? ए पर है, तो सिग्मा की वैल्यू सबसे ज्यादा ए पर होगी। फिर किसका नंबर आएगा? बी का। फिर किसका नंबर आएगा? सी का। समझ में आया नहीं आया? ये है, तो इसको बोलते हैं लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गया? ये है, तो लोकल यानी कि इस पॉइंट पर, तो जहां जितना शार्प एज होगा, शार्प एज आएगा, तो वहां पर चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, है ना, एज कंपेयर टू द अदर एंड्स। ठीक है, लिख लीजिए। इसको भी हम प्रूव करेंगे कि 1/r ही क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आया। वी विल प्रूव इट। एंड अगेन, जब यहां पर ये ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी करस्पॉन्डिंगली हम जानते हैं पॉइंट ए पर से ज्यादा आएगी। लिख लीजिए। समझ में आ गया? ये खास बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां कर लेते हैं। यहां पर एक कंडक्टर है और मैं यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। यू नीड टू टेल वेदर विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज करेक्ट, विच इज इनकरेक्ट। है ना? तो आपको बताना है कौन कौन सी लाइंस यहाँ पर सही हैं, कौन सी गलत है। ये लाइन है 1, ये 2 है, ये लाइन 3 है, ये 4 है, या ए बी सी डी बोल दो, जो भी है ना। चलो ए बी सी डी बोल देते हैं ना, तो आपको आसानी रहेगी। ये लाइन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। कौन कौन सी लाइन यहां पर सही है? एक मिनट, थोड़ा सा ये डायग्राम थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहिए मेरे को। अब बताइए कौन सा है? बी एंड सी इज करेक्ट। गुड। क्यों? वाई बी एंड सी? क्योंकि हम जानते हैं कि जो बी और सी है, तो बी में तो हम जानते हैं कि ये अंदर इलेक्ट्रिक लाइन नहीं होनी चाहिए और सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यहां पर भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, एंड यहां पर ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए डी भी नहीं होगा। ए क्यों नहीं होगा? इट इज पासिंग थ्रू इनसाइड। समझ आ गया? तो बी एंड सी इज करेक्ट। ठीक है, लिख लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर।
या इसी को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी भी। क्या होता है समझते हैं, कैसे डिराइव करते हैं। देखिए यहां पर अगर मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, डी क्यों नहीं है, क्योंकि डी में एंगल, ये हम जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइन जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होने चाहिए, यहां पर ये एंगल जो है थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो गया, ये एंगल भी थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो गया, इसलिए डी नहीं होगा। समझ में आ गया भाई? ठीक है बेटा, कृष्णा जी मैं बोल तो दूंगा, नहीं प्रॉब्लम क्या है कि ये मेरी भी नहीं सुनते हैं। समझाया, हम बोल तो देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, ये लोग हमारे भी नहीं सोचते हैं। चलिए, तो बेटर है कि आप हैंड टू हैंड बनाइए, नोट ज़्यादा अच्छा रहता है, टाइम तो मैं दे देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ये सब क्या है समझते हैं पहले। तो यहां पर हम जानते हैं कि कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज होता है, और ये चार्ज आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो उस रिपल्सन के कारण यहां पर एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है तो यहां पर एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ये ट्राई टू एक्सपैंड, कंडक्टर जो है बाहर की तरफ फोर्स, तो फोर्स के कारण यहां पर एक प्रेशर आता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो कैसे निकालते हैं समझते हैं। तो तरीका क्या रहेगा, कंडक्टर के सरफेस पर हम एक काम करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा चार्ज dq, तो ये dq वर्सेस पूरा, तो दुनिया में दो चीज है, ये चार्ज छोटा सा जो dq लिया वो, और बाकी बचा हुआ, तो इस dq चार्ज पर बाकी बचा हुआ एक फोर्स लगाएगा, इस dq चार्ज पर जो मैंने लिया है रिमेनिंग पार्ट विल अप्लाई फोर्स, और जब फोर्स लगाएगा तो उस फोर्स के कारण यहां पर प्रेशर होगा, प्रेशर हम जानते हैं फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है। समझा गया? तो कैसे करेंगे समझते हैं, कैसे करेंगे समझते हैं। ये चार्ज dq है, देखिए इसके कारण, रिमेनिंग के कारण मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है ER पर E बिकॉज ऑफ रिमेनिंग, और इस dq कारण, तो यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, एक तो dq चार्ज के कारण आएगी और रिमेनिंग के कारण आएगा। तो आई एम टेकिंग 2 पॉइंट्स, आई एम टेकिंग 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट में ले रहा हूं जस्ट आउटसाइड, और एक में ले रहा हूं जस्ट इनसाइड, तो अंदर वाला पॉइंट मान लो A है और बाहर वाला पॉइंट मान लो B है, दैट्स इट। तो जो dq चार्ज है, बताइए dq चार्ज के कारण हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, बाहर की तरफ होंगे, तो dq के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगी और इस पर भी बाहर आएगी अबे, तो इट इज बिकॉज ऑफ E बिकॉज ऑफ dq चार्ज, और इस पर भी E बिकॉज ऑफ dq चार्ज, और जो रिमेनिंग वाला है बचा हुआ पार्ट, उसके कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, तो रिमेनिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई चार्ज पॉजिटिव है ना, तो इसके कारण क्या है कि बाहर की तरफ ऐसे हो जाएगी, और अंदर भी बाहर की तरफ आएगी कुछ ऐसा। तो ये मैं बोल रहा हूं ई बिकॉज ऑफ रिमेनिंग और ई बिकॉज ऑफ रिमेनिंग, समझना। अंदर पॉइंट जो ए है, ए पर डीक्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, और बचे हुए पार्ट के कारण बाहर की तरफ है, और हम जानते हैं कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है, और अंदर 0 तभी होगी जब आपका E बिकॉज ऑफ dq चार्ज विल बी सेम एज E बिकॉज ऑफ रिमेनिंग। है ना?
हाँ है ना। तो अंदर ये दोनों बराबर होना चाहिए और बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पर, एट पॉइंट बी, किसके कारण आएगा? ई बिकॉज ऑफ डी क्यू एंड ई बिकॉज ऑफ रिमेनिंग। बाहर नेट क्या होती है? फॉर्मूला सिग्मा बाई एफ जीरो अभी निकाला, और ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर ट्वाइस ऑफ ई बिकॉज ऑफ रिमेनिंग। तो रिमेनिंग चार्ज के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो ये आ रही है। समझ में आ गया? तो ये है, तो ई रिमेनिंग सिग्मा बाई 2 एफ जीरो आ गया। अच्छा, अब ये रिमेनिंग है, और रिमेनिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर भी बाहर है, बी पर भी बाहर है। कितनी है? ई आर। कितनी है? सिग्मा बाई 2 जीरो। तो सरफेस पे भी उतनी होगी। तो अगर मैं कहता हूं फोर्स ऑन चार्ज डी क्यू, लेट से ये फोर्स है, मान लो एफ बोल देते हैं, या डी एफ बोल दो, जो कोई बात है। फोर्स कितना आएगा? ये डी एफ बोल देते हैं, डी एफ कितना आएगा? डी क्यू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण? रिमेनिंग के कारण, डी क्यू इंटू ई आर। डी क्यू कितना आएगा? सिग्मा इंटू उसका छोटा सा एरिया डी ए, और ई आर कितना है? सिग्मा बाई 2 एफ जीरो। ये है डी एफ। तो प्रेशर कितना होगा? P, दैट इज योर डी एफ डिवाइडेड बाई डी ए। तो प्रेशर डी एफ डिवाइडेड बाई डी ए करेंगे, इट इज सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2f0। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। समझ में आ गए? दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है ना, ये है। P बराबर है सिग्मा स्क्वायर बाई 2f0। अच्छा, इसको हम जानते हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितनी थी? नेट वाली ई नेट कितनी थी? सिग्मा बाई f0। सिग्मा बाई f0 ये था नेट, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो ये है ई नेट। तो सिग्मा बाई, तो यानी प्रेशर P, प्रेशर P को मैं एक काम करते हैं, यहां पर ये था सिग्मा स्क्वायर बाई 2f0। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर f0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। तो प्रेशर P कितना आएगा? देखो, यहां सिग्मा स्क्वायर और ये f0 यानी f0 का स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर f0 स्क्वायर क्या होगा? ई नेट। इट इज हाफ f0 ई नेट स्क्वायर। समझ में आ गया भाई? तो बेसिकली यही हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं, ये होता है यूडी, एनर्जी डेंसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोलो या एनर्जी डेंसिटी बोलो, इट इज सेम। दिस पॉइंट इज क्लियर नॉट? दिस पॉइंट इज क्लियर? गुड, लिख लीजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। फोर्स बेटा अमित अमन राउत, फोर्स हम जानते हैं क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। F बराबर QE,
तो यहाँ एफ बराबर क्या डी क्यू इंटू ई आर। ई आर क्यों? तो ये चार्ज डी क्यू वर्सेस एंटायर रिमेनिंग पार्ट, तो बचा हुआ पार्ट इस डी क्यू पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट, एक क्वेश्चन करते हैं। यहां पर एक मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, चार्ज क्यू, रेडियस आर है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर के सरफेस पर ही हमारा चार्ज रहेगा। चार्ज हमेशा सरफेस पर रहता है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है। इट इज व्हाट? कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज क्यू एंड रेडियस आर। बेसिकली अगर इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, तो लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट को फोर्स लगाएगा, ये राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट पर फोर्स लगाएगा। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको निकालना है फोर्स ड्यू टू वन हाफ ऑन अनदर हाफ। देख लीजिए, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू वन हाफ ऑन अनदर हाफ। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, ये इसके दो टुकड़े, तो लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट पे फोर्स लगाएगा। तो बेसिकली इसके लिए ये सरफेस हो गया, तो हम प्रेशर जानते हैं, तो फोर्स फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर कितना है? सिग्मा स्क्वायर बाई 2F0। और एरिया कितना है? इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, इसका ये वाला पार्ट का एरिया पाई आर स्क्वायर है। सिग्मा स्क्वायर बाई 2F0 पाई आर स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया। ठीक है भाई, एफ निकाल लिया, सिग्मा स्क्वायर बाई 2F0 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। तो ये हमने यहां निकाल लिया है फोर्स। अब सिग्मा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सिग्मा कितना आएगा? सिग्मा होता है चार्ज क्यू डिवाइड बाय, चार्ज क्यू है ना, डिवाइड बाय एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। पुट द वैल्यू, एंटर द आंसर। बट निकाल लीजिए, क्या बात है, सबका आंसर आ चुका है। हाँ भाई, यहां पर सिग्मा हर जगह का रेडियस और कर्वेचर क्या है? हाँ भाई, यहां हर जगह आर सेम है ना, तो हर जगह सिग्मा क्या होगा? सेम होगा। आ गया आंसर, निकाल लीजिए, सॉल्व कीजिए, निकालिए कितना आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई F0 आर स्क्वायर। यहां बताइए फिलिंग द ब्लैंक्स। 32, गुड। मतलब आपका आंसर आ चुका है, ये आंसर है। समझ में आ गया भाई? चलिए, होमवर्क में मैंने आपको कहां तक करने को बोला था आपसे? अभी बाकी छोड़िए, एक्सरसाइज 2, यू कैन स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2। अब पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर क्या है आपका? मेटेलिक स्फेयर दे रखा है, इसलिए मैंने नहीं दिया था। तो पहला क्वेश्चन छोड़ देना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्यों दे दिए क्वेश्चन फालतू में, क्यों देना ही नहीं चाहिए था। 17 18, हाँ। एक्सरसाइज 2 2 से 18 समझ में आ गया? इसमें क्या एक्सप्लेन करना है बेटा? एफ बराबर पी इंटू एरिया। पी कितना है? सिग्मा स्क्वायर बाई 2F0। एरिया कौन सा है? इसका प्रोजेक्टेड एरिया, खत्म, उसमें क्या दिक्कत है? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। इतना क्वेश्चन कर लेना भाई, 18 तक कर लेना। फिर 19 आपका कंडक्टर है भाई। किसी क्वेश्चन में भाई क्वेश्चन दे दिए 2 से 18 है, बीच में कोई कंडक्टर दम आ जाए, कंडक्टर आ जाए तो कुछ
छोड़ देना, है ना, वो उतना प्रॉपर मैंने देख नहीं पाया हूँ। 20 से भी कर लो, हाँ 20 से लेके आप कर लीजिए 20 से 24 कर लीजिए, तो ये सब छोड़ दीजिए भाई, तो मिक्सिंग है मामला, मिक्सिंग ही है। फिर आप 28 कर सकते हो, और उसके बाद 30 से 34 भी कर सकते हो। मत करो, कर लोगे, हाँ कर लोगे, नहीं करोगे, नहीं मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, इतना ही बहुत है ना। अभी इनमें मैंने क्वेश्चन दे दिया, पर किसी क्वेश्चन में अगर कंडक्टर वर्ड आ जाएगा उसको छोड़ देना है, ठीक है, इतना कर लीजिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।